नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर निशा यादव, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल कंसेप्ट विद शेप, इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था। और इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फॉर्मूलेशन के लिए दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए जो इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं। और वो जो डेवलपमेंट है वो ये दो थियरी हैं। पहला है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो 1924 में डी ब्रोगली द्वारा प्रपोज की गई थी। और सेकंड थियरी थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो 1927 में प्रपोज की गई थी। तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो एक्चुअल में जो डी ब्रोगली की द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है उसी पर बेस्ड है। सो फर्स्ट हम एक ये देख लेते हैं कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर थ्योरी क्या थी। तो ये जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, पदार्थों की जो द्वैत प्रकृति की जो थ्योरी है वो डी ब्रोगली द्वारा दी गई थी, जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट थे। अकॉर्डिंग डी ब्रोगली, द मैटर like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties। मतलब पदार्थों की तरह, द्रव्यों की तरह जो रेडिएशन, द्रव्य जो है वो रेडिएशन की तरह डुअल प्रकृति शो करते हैं, मतलब पार्टिकल कणीय प्रकृति और साथ साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी, मतलब तरंग प्रकृति, दोनों के गुण शो करते हैं। कणीय प्रकृति के गुण और तरंग प्रकृति के गुण, दोनों के गुण पदार्थ शो करते हैं। जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन दोनों गुण शो करते हैं, इस तरीके से मैटर भी दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अतः डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, कि इलेक्ट्रॉन भी दोनों प्रकृति रखता है, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी दोनों की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन संवेग एवं तरंग दैर्ध्य दोनों रखता है, मतलब क्योंकि इसकी अगर पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संवेग रखता है, मोमेंटम रखता है mv, और साथ ही वेव नेचर है तो ये वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य भी रखता है। सो इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय डी ब्रोगली कि लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv। h प्लांक कांस्टेंट है और mv है संवेग, मोमेंटम, जिसको हम p भी बोलते हैं, राइट। तो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू हो गया h अपॉन p। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन में तरंग दैर्ध्य और संवेग दोनों, तरंग दैर्ध्य और कण दोनों के गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, और लैम्डा और संवेग में ये रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, राइट। अब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ये जो सिद्धांत है ये प्रपोज किया गया था वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट थे, राइट। दिस प्रिंसिपल इज द कंसिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन का जो द्वैत व्यवहार है, द्वैत प्रकृति है, उसका रिजल्ट ये प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता है mv, मास तो फिक्स ही रहेगा, तो वेलोसिटी, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों चीज को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है।
इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। अतः किसी क्षण यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक शुद्धता से ज्ञात की जाएगी, जितनी अधिक परिशुद्धता से ज्ञात की जाएगी, उसके संवेग को ज्ञात करने में परिशुद्धता उतनी ही कम होगी, मतलब संवेग में उतनी ही अनिश्चितता होगी। इसी तरीके से यदि हम इलेक्ट्रॉन का संवेग या वेग परिशुद्धता के साथ ज्ञात करेंगे तो उसकी स्थिति को हम सही से पता नहीं लगा पाएंगे, तब स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और संवेग दोनों को एक साथ एब्सोल्युटली परिशुद्धता के साथ, प्रेसिशन के साथ नहीं ज्ञात कर सकते। अगर एक चीज़ को हमने एब्सोल्युटली ज्ञात किया, अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात किया, तो उसमें दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालने में अनिश्चितता होगी। ऐसे ही अगर संवेग हमने सही निकाला तो स्थिति हम सही से पता नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन की, और यदि हमें स्थिति सही पता हुई तो हम उसका संवेग सही नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो ये एक मैथमेटिकली रिलेशन दिया गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल पी एक्स। यहाँ एक्स है पोजिशन में अनिश्चितता और ये संवेग में अनिश्चितता, और h/4π ये फिक्स रहेगा। तो ये रिलेशन है, ये इसमें डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब स्थिति की अनिश्चितता, और डेल पी एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग की अनिश्चितता, राइट। और संवेग पी एक्स इक्वल टू होता है एम वी एक्स, तो यहाँ हमने एम वी एक्स रखा, एम इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स ही रहेगा। डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स इज ग्रेटर देन h/4πm, इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, राइट। अगर इक्वल टू होता है तो इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा h/4πm के, राइट। हेयर डेल एक्स इज स्मॉल देन डेल पी एक्स और डेल वी एक्स विल बी लार्ज। अगर डेल एक्स स्मॉल है तो डेल वी एक्स ज़्यादा होगा, यदि डेल वी एक्स स्मॉल है तो डेल एक्स ज़्यादा होगा, मतलब ये अनिश्चितता कम होगी तो वेग की अनिश्चितता ज़्यादा होगी। अगर वेग की अनिश्चितता कम होगी, डेल वी एक्स कम होगा, तो डेल एक्स ज़्यादा होगा, तो इस स्थिति में अनिश्चितता अधिक होगी। सो हाई डिग्री एक्यूरेसी इन पोजिशन देन वेलोसिटी विल बी अनसर्टेन, मतलब पोजीशन में हाई डिग्री एक्यूरेसी है तो वेलोसिटी अनसर्टेन होगी, अनिश्चित होगी, ठीक है। और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ सूक्ष्म कण पे लागू होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और बड़े जो कण हैं उनके लिए ये नगण्य होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बड़े कण से मतलब है जो कि है ना मोर देन मिलीग्राम साइज रखते हैं, मतलब जिनका साइज मिलीग्राम से ज़्यादा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये सिर्फ छोटे कण जो सूक्ष्म कण हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे कण, उन्हीं पे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। ओके, तो ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका सिर्फ एक ही है कि इसमें पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कणों की पोजीशन और संवेग दोनों को एक साथ एकदम एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि हम पोजीशन एकदम एक्यूरेट पता लगाएंगे तो उसका संवेग अनिश्चित होगा, और यदि हम संवेग एक्यूरेटली पता लगाएंगे तो पोजीशन अनिश्चित होगी, और ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जो परमाणविक कक्षक है उनका क्या सिद्धांत है, राइट। इन एटॉमिक थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ आइदर वन इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम in any specific region around the एटम्स न्यूक्लियस, मतलब एटम के न्यूक्लियस के आसपास चारों तरफ
इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट यूज में लिया गया। सो ऑर्बिटल्स क्या हुए? ऑर्बिटल्स आर इन एन एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इन सम एरियाज। मतलब कुछ एरियाज होते हैं एटम में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, उनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल के बाद है नोडल सरफेस। नोडल सरफेस क्या होता है, जिसको हम नोड भी बोलते हैं, कि ये जो ऑर्बिटल हैं इनके अंदर ऐसे भी एरिया एग्जिस्ट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। इन एरिया को हम बोलते हैं नोडल सरफेस और नोड्स। मतलब ऐसे एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य हो वो नोडल सरफेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। ये क्या होता है? साई फॉर द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग। मतलब साई का जो वेव फंक्शन है उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। इट इज सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स बोर्न, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर, मतलब वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है psi square at a point gives the probability density of the electron at that point। ये किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होने की, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना घनत्व को साई स्क्वायर बताता है। अब है फर्दर, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन एटम। क्वालिटेटिवली these orbitals can be distinguished by their size, शेप एंड ओरिएंटेशन। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स उपस्थित हो सकते हैं जो कि साइज, शेप और ओरिएंटेशन में भिन्न होते हैं। An orbital of smaller size means there is more chance of finding the electron near the nucleus। यदि किसी ऑर्बिटल का साइज कम है, छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है। Similarly, shape and orientation means that there is more probability of finding the electron along certain direction। और shape और जो orientation है वो ये बताता है कि किसी स्पेशल या सर्टेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। देयर आर टू की फीचर्स ऑफ एन ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल के दो की फीचर्स होते हैं। पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी। दिस इज नोन एज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द अदर इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल की जो शेप है वो है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बताता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी बताता है, वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, राइट। और जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो निर्भर करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पे, राइट। जो कि हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया था। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है और जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 4 प्रकार के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, राइट। अब हम ना शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देख लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होती हैं। और इसमें जो नोडल सरफेस होती है एस ऑर्बिटल में, नोडल सरफेस होती है वो n-1 होती है, ठीक है। और जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। स्फेरिकल और नॉन डायरेक्शनल होता है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो सब जगह
मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी साइड में बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में बराबर होती है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल, तो चारों तरफ बराबर होगी। और जो नोडल सरफेस होती है वो n-1 होती है। जैसे 1s है, 1s के लिए n-1 की वैल्यू 0 है, तो 1s में कोई नोडल सरफेस नहीं है। इसी तरीके से 2s है, ये 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में n-1 की वैल्यू होगी 2-1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 नोड है। ये 1s हुआ और ये 2s हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो 1s और 2s के बीच ऐसा रिंग आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये नोडल सरफेस होता है, इसे हम नोड कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो 2s में एक नोड है। ऐसे 3s में नोडल सरफेस हो गए 3-1 मतलब 2, तो ये 3s ऑर्बिटल है। तो 3s में ये 1s, फिर एक नोड आया, फिर 2s, फिर एक नोड आया और फिर 3s। इस तरीके से 3s में 2 नोड्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे s ऑर्बिटल में चारों तरफ मतलब सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बराबर रहती है। अब ये हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी और काउंटर प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इसमें बता रखी 1s में ये इलेक्ट्रॉन अबर है, 2s में ये 1s का इलेक्ट्रॉन अबर हो गया और ये चारों तरफ 2s का हो गया ब्लू कलर का, और येलो कलर का 1s का, और बीच में जो वाइट स्पेस है वो नोड हो गया। ऐसे इसमें पहला येलो है वो 1s, फिर वाइट स्पेस नोड, फिर 2s ब्लू, फिर वाइट स्पेस नोड, फिर ना येलो 3s का हो गया, राइट। तो ये जो कलर से शो करे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन अबर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 1s में सब तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर पाई जाती है, 2s में एक नोड होता है बीच में और ये बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऐसे ही है ना 3s में 2 नोड हो गए, राइट। ऐसे इनका रेडियल है ना प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है। इसमें ये ग्राफ है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लेते हैं तो 1s में सब तरफ बराबर, 2s में यहाँ पाया जाएगा, फिर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील हो जाएगी जो कि नोड है, तो ये एक नोड बन गया, फिर ये मैक्सिमम हो गई। तो 2s में एक नोड हो गए। ऐसे 3s में 2 नोड है, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, नील है, और ये 1 2 3 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट है। तो 3s में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है ऐसे 2 नोड, 2s में एक नोड और 1s में कोई नोड नहीं है। अब है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l है उसका मान 1 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 हो गए, क्योंकि -l 0 प्लस l होते हैं, तो -1 0 +1, और 3 ही ऑर्बिटल हो गए p जो कि डायरेक्शनल होते हैं p ऑर्बिटल, और 3 ओरिएंटेशन ऑन 3 एक्सिस होता है। एक px ऑर्बिटल होता है जो x एक्सिस पे ओरिएंटेड होता है, एक py ऑर्बिटल होता है जो y एक्सिस पर ओरिएंटेड होता है, और एक pz ऑर्बिटल होता है जो z एक्सिस पर ओरिएंटेड होता है। इस तरीके से p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, जबकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल था। इसके 3 ओरिएंटेशन हो गए, और इनका शेप होता है डम्बल शेप होते हैं, 2 लोब होती हैं जहाँ की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना दोनों लोब में बराबर, दोनों जो लोब्स हैं 1 2 ये ऐसे 2 लोब्स हैं, तो इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर है। और ये जो तीनों है ना ऑर्बिटल्स हैं p के, px py pz, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि ये 3 एक्सिस पे होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये द 3p ऑर्बिटल डिफर इन द वे ऑफ द लोब्स आर ओरिएंटेड, मतलब लोब्स कहाँ ओरिएंटेड है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस में, इसमें इनमें डिफरेंस है। बाकी इनकी शेप और एनर्जी समान होती है, शेप सबकी डम्बल्ड शेप होगी, राइट। तो ये px ऑर्बिटल दिखाया है, तो px ऑर्बिटल की दोनों लोब्स जो है x एक्सिस पे होंगी, और जो xy प्लेन होगा
वाई एक्स प्लेन हो, वाई जेड प्लेन होगा। मतलब पी एक्स में जो ऑर्बिटल है उसके दोनों लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस में हैं, तो फ्री क्या हुआ, वाई और जेड जो प्लेन हुआ, वाई जेड जो प्लेन हुआ ये फ्री हुआ। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नील है, तो ये नोडल प्लेन हो गया। तो एक नोडल प्लेन हो गया। और ये एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की संभावना, जो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की संभावना इसमें पाई जाएगी, राइट। ऐसे ही जो पी वाई ऑर्बिटल है उसमें ऑर्बिटल की जो दोनों लोब्स हैं वो वाई एक्सिस पे हैं, ये देखो वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। बाकी जो एक्स और जेड प्लेन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो ये नोडल प्लेन हो गया। इस तरीके से इसमें भी एक नोडल प्लेन हो गया। इसी तरीके से हम पी जेड ऑर्बिटल देखते हैं, इसमें इसकी दोनों लॉब्स जेड एक्सिस पे पाई जाएंगी। ये देखो, जब जेड एक्सिस पे लॉब पाई जाएंगे तो जो बचा हुआ प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये नोडल प्लेन हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इस तरीके से पी ऑर्बिटल में एक एक नोडल प्लेन हो गए। अब है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, पी ऑर्बिटल्स 3 होते थे, डी ऑर्बिटल्स 5 हैं। डी ऑर्बिटल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 2 होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे करके 5 हो जाएंगे। ठीक है, -2, -1, 0, +1, +2। और ये जो ऑर्बिटल है, इनको जो डी ऑर्बिटल्स हैं पांचों, उनको हम शो करेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये हो गए 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल हैं उनमें जो फर्स्ट 4 है, एक्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी तो शेप बराबर रहेगी, बट ये जो डी जेड स्क्वायर है इसकी शेप अलग रहेगी। ठीक है, जबकि एनर्जी इन पांचों की समान रहेगी, राइट। दे हैव एन इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में एक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें ज़्यादा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। और फॉर मोस्ट ऑफ देम द क्लोवर लीफ या डबल डम्बल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक 2 डम्बल शेप इन ए प्लेन, एक प्लेन में 2 डम्बल हो, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डी ऑर्बिटल्स में 2 एंगुलर नोड्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है हमेशा। ऐसे 2 एंगल होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और शेप कैसा हो गया डी ऑर्बिटल का, क्लोवर लीफ या डबल डम्बल, इन 4 का। डी जेड स्क्वायर का शेप थोड़ा अलग होता है। ये पांचों डी ऑर्बिटल हैं। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जिसमें जो लोब्स हैं एक्स और वाई एक्सिस पे हैं। ठीक है, और ये 2 जो हैं जो कलरलेस शो करे गए हैं, ये 2 नोडल प्लेन हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, इसी तरीके से ये डी जेड स्क्वायर है जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस पे और सेंटर में है, सेंटर में कब्र है, और एक्स एक्सिस पे इसकी जेड एक्सिस पे इसकी लोब्स हैं। बाकी 2 एरिया जो कलरलेस ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ये 2 नोड्स हो गए, नोडल प्लेन्स हो गए। इसी तरीके से डी एक्स वाई है, इसकी जो लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कवर कर रही हैं। ठीक है, और ये 2 नोडल प्लेन है इसके जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ऐसे डी वाई जेड में जो लोब्स हैं जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को कवर कर रही हैं, और 2 प्लेन ऐसे हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ऐसी जो डी एक्स जेड है इसकी लोब्स हैं जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को कवर कर रही हैं। तो ये डी ऑर्बिटल की शेप हो गई। ये सिंपल तरीके से जो पेपर पे हम किस तरीके से ऑर्बिटल्स की शेप शो करेंगे, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में 1s और 2s के बीच का जो स्पेस है वो नोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते।
बाकी 1s में चारों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की संभावना बराबर है, पर दोनों के बीच जो नोड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाती। ये तीनों पी ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। ठीक है, तो जो px है तो इसकी लोब हम x एक्सिस पे बनाएंगे। py की जो लोब है हम py की जो लोब्स है वो y एक्सिस पे बन जाएगी, और pz की लोब्स हैं वो z एक्सिस पे बन जाएंगी, और बाकी जो बचेगा प्लेन वो नोडल प्लेन होगा। तो सब में एक एक नोडल प्लेन पाया जाता है, और ये पांचों जो है वो d ऑर्बिटल की शेप है। ठीक है, ये इन चारों की शेप तो क्लोवर लीफ या डबल डम्बल टाइप की है, dxy, dyz, dxz और dx² y² की, और जो dz² है इसका शेप डिफरेंट है। अब हम नोडल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। हमने देखा था दो तरह के नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है और इसमें कोई है ना एंगुलर नोड्स नहीं पाए जाते। ठीक है p ऑर्बिटल है, इसमें वन एंगुलर नोड्स होता है ए नोडल प्लेन, वेयर साई इक्वल टू 0 होगा। साई जहाँ 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड्स हैं वो L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे S के लिए L की वैल्यू 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो एंगुलर नोड 0। P के लिए L की वैल्यू 1 है तो एंगुलर नोड 1 हो गए, और D के लिए 2 है तो एंगुलर नोड 2 हो गए। ठीक है, ऐसे रेडियल नोड्स होते हैं वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की दूरी बताते हैं। तो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम साई होता है ना न्यूक्लियस पे, r बराबर 0 होता है। ठीक है, फॉर अदर ऑर्बिटल पी डी एफ साई इज इक्वल टू 0 एट न्यूक्लियस ड्यू टू एंगुलर नोड। पी डी एफ के लिए एंगुलर नोड की वजह से रेडियल नोड पे इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। ऑल ऑर्बिटल डीके एक्सपोनेंटली एट लार्ज आर वैल्यूज। रेडियल नोड्स है उसके लिए नोडल सरफेस वेयर साइज इक्वल टू 0 विद साई चेंजिंग साइन आइदर साइड ऑफ नोड्स। तो रेडियल नोड्स है वो दोनों पे डिपेंड करेगा n और l पे। n माइनस l माइनस 1 ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडियल नोड के लिए। 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, 1s के लिए n1 l0 माइनस 1 तो 1s 0 तो रेडियल नोड 0। 2s के लिए रेडियल नोड 2 माइनस 0 माइनस 1 1। ऐसे 3s के लिए रेडियल नोड 2 हो गए। ये हमने पहले डायग्राम में भी देखा, 1s में 0 नोड्स होते हैं, 2s में 1 नोड होता है, 3s में 2 नोड होते हैं, पर s ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स नहीं होते। 2p में रेडियल नोड 0 होता है, 3p में एक नोड होता है ऐसे, और 3d में रेडियल नोड 0 होता है, जो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। जैसे कि हम 3d की बात करते हैं, 3d के लिए जो n माइनस l माइनस 1 हम जब रखेंगे तो 3d के लिए n का मान 3 हो गया। ठीक है, माइनस l का 2 और माइनस 1 तो ये आ गया कितना, ये हो गया 0, क्योंकि l की वैल्यू n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 3d के लिए, d के लिए l की वैल्यू 2 होता है और 1 तो ये 3 माइनस 3 हो गए 0 हो गए, तो 3d के लिए रेडियल नोड 0। ऐसे 2p के लिए भी रेडियल नोड 0 होता है, क्योंकि 2p के लिए n2 l1 फिर माइनस 1 तो माइनस 2 हो गए 0। 3p के लिए 1 हो जाएगा, और जो टोटल नंबर नोड्स हैं जो एंगुलर और रेडियल दोनों का जो एडिशन है टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो हो जाएगा n-1। जो भी है हम उसका n-1 करके टोटल नोड्स निकाल लेंगे। राइट, तो ये नोडल प्रॉपर्टीज़ होगी कि हमें नोड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। एंगुलर नोड्स के लिए हमारे पास एंगुलर नोड्स है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर l पे डिपेंड करता है, और जो रेडियल नोड्स हैं वो रेडियल नोड है वो n-l-1 पे डिपेंड मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करता है, और जो टोटल नोड्स है
वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेंगे। और ये जो क्वांटम नंबर हैं ये हम हमारे क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर वाले वीडियो लेक्चर में हमने सारे क्वांटम नंबर्स डिस्कस करे हैं, राइट। ओके, थैंक यू। तो आज ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।